नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेका 2.0 पर वेयर यू फील द कॉन्सेप्ट। मेरा नाम है वीरेंद्र यादव और मैं गेट 23 की रिवीजन सीरीज में आज स्टार्ट कर रहा हूं थर्मोडायनेमिक, जिसमें हम लोग थर्मोडायनेमिक के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे और उनके शॉर्ट नोट्स भी बनाते चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात अगर हम करें थर्मोडायनेमिक में, तो बात आती है कि थर्मोडायनेमिक सब्जेक्ट में हम लोग पढ़ते हैं क्या हैं। मेन पूरी थर्मोडायनेमिक में अगर हम देखें तो क्या करते हैं कि जितने भी एनर्जी डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में है उनको किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे में कन्वर्ट किया जाए, कितने इफ़िशिएंट तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे में कन्वर्ट किया जाए, इसी को हम लोग इसी की एनालिसिस करते हैं। इन्हीं सारे पॉइंट्स को हम लोग ध्यान में रखना है कि बेसिक एम क्या है थर्मोडायनेमिक का, टू कन्वर्ट डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू एन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म। डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म का मतलब क्या है, हीट, और ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म का मतलब क्या है, वर्क। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें थर्मोडायनेमिक सब्जेक्ट में की डेफिनेशन की, तो इसमें हम लोग यूज़ करते हैं 4E की एनालिसिस की जाती है। जनरली 4E की एनालिसिस जो कहते हैं, उसमें 4E का मतलब क्या होता है। 4E का मतलब ये होता है कि पहला E जो होता है उसमें उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम का मतलब कि आप सिस्टम के अंदर टेम्परेचर इक्विलिब्रियम चेंज देखते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम जिसको बोलते हैं हम लोग। आप सिस्टम के अंदर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम को मेंटेन करते हैं। तो इक्विलिब्रियम पहला ही होता है। दूसरा क्या होता है, एनर्जी, जिसकी हम लोग बात करेंगे सेकंड चैप्टर में अपने। एनर्जी के बाद एंट्रोपी, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक थर्मोडायनेमिक के हिसाब से। और चौथा ई का मतलब होता है एक्सर्जी, या इसी को आप लोग बोलते हैं अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी। तो इन्हीं 4E की एनालिसिस हम लोग करते हैं अपने सब्जेक्ट में थर्मोडायनेमिक में। तो सबसे पहली डेफिनेशन आती है कि व्हाट इज सिस्टम। तो सिस्टम की अगर हम बात कर रहे हैं, व्हाट इज सिस्टम, सबसे छोटी डेफिनेशन और सबसे इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन। बहुत ही आसान शब्दों में अगर हम कहें तो एनीथिंग अंडर कंसिडरेशन जो होता है उसको हम सिस्टम बोलते हैं। सिस्टम का मतलब ये है कि जहाँ पर आपकी स्टडी फोकस है, जिस पॉइंट की, जिस चीज़ की, जिस बॉडी की आप एनालिसिस कर रहे हैं, आपके लिए वो क्या हो जाएगी, सिस्टम। और सिस्टम के अलावा उस बॉडी के अराउंड जितनी भी चीज़ें हैं, उस बॉडी के अराउंड जितनी भी चीज़ें हैं वो क्या हो जाएंगी, सराउंडिंग। क्योंकि सिस्टम पे आपका फोकस है, जिस पर आपका फोकस है वो क्या हो गया, सिस्टम हो गया। और उसके अलावा जितनी भी चीज़ें उसके आसपास हैं वो सब क्या हो जाएंगी, सराउंडिंग। और सिस्टम और सराउंडिंग को अगर हम एक साथ मिला दें तो क्या हो जाता है, सिस्टम और सराउंडिंग से मिलके ही हमारा क्या यूनिवर्स बना हुआ है। हमारा यूनिवर्स जो बना हुआ है वो किससे बना हुआ है, सिस्टम और सराउंडिंग से। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो कि जैसे अगर मान लो कि मैं आपसे कह दूं कि आप अपने बॉडी की एनालिसिस कीजिए। अपनी बॉडी की एनालिसिस का मतलब कि आपकी हाइट कितनी है, आपका वेट कितना है, आपकी ब्लड प्रेशर कितना है। तो ये सारी चीज़ें हम आपके बारे में एनालिसिस कर रहे हैं, आपकी एनालिसिस कर रहे हैं, तो आप क्या हो जाएंगे, सिस्टम हो जाएंगे। और आपके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं सराउंडिंग में, जितनी भी चीज़ें हैं आपको छोड़कर आपके आसपास, वो क्या हो जाएंगी, सराउंडिंग। और अगर देखा जाए तो आप जहाँ पर हैं वो, और उसके बाद आपके चारों तरफ जो भी चीज़ें हैं, इन दोनों को ही मिलाकर क्या बना हुआ है, हमारा यूनिवर्स बना हुआ है। तो इसको हम इस तरीके से, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सिस्टम क्या है। तो बेसिक सी बात है, सिस्टम क्या है, एनीथिंग अंडर कंसिडरेशन। और सराउंडिंग क्या है, एक्सटर्नल टू द सिस्टम। सिस्टम के बाहर जितनी भी चीज़ें होंगी वो क्या है, वो सराउंडिंग है। और सिस्टम और सराउंडिंग से मिलकर ही हमारा बना हुआ है यूनिवर्स। तो ये चीज़ें क्लियर कीजिए। और एक माइन्यूट सा कॉन्सेप्ट आता है कि व्हाट इज़ बाउंड्री। तो देखिए, सिस्टम और सराउंडिंग को बाइफर्केट करती है जो, उसे बोलते हैं बाउंड्री। तो सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करने वाली लाइन को क्या बोलते हैं, बाउंड्री बोलते हैं। और बाउंड्री की ये फिक्स भी हो सकती है, पहला। और दूसरा, ये रियल होती है और इमेजिनरी होती है। तो फिक्स्ड का मतलब क्या है, फिक्स्ड बाउंड्री का मतलब क्या है। अगर मान लो मैंने आपको बोलूं
कि आप एक कमरे की एनालिसिस कीजिए। एक कमरे की एनालिसिस करने का क्या मतलब है कि अगर इस रूम की एनालिसिस मैं आपसे बोल दूँ करना है, और इस रूम में जो भी है एयर है, इसका टेम्परेचर क्या है, ठीक है, तो आपके लिए सिस्टम क्या हो जाएगा, ये रूम की एयर हो जाएगी क्या सिस्टम, क्योंकि आपको रूम के अंदर जो एयर है उसकी एनालिसिस करनी है। तो ये हो गया आपका सिस्टम, और रूम की जो वॉल होगी ये फिक्स्ड है, ठीक है। ये वॉल इस रूम के अंदर जो एयर है और जो एनवायरनमेंट में एयर है, जो सराउंडिंग में एयर है, उसको अलग कर रही है। तो ये हो जाएगी आपकी बाउंड्री, और ये बाउंड्री आ जाएगी फिक्स्ड बाउंड्री में। अब फिक्स्ड बाउंड्री, और दूसरा आप देखते हैं कि व्हाट इज़ फ्लेक्सिबल बाउंड्री। तो फ्लेक्सिबल बाउंड्री की बात करें तो फ्लेक्सिबल बाउंड्री आप इस तरीके से देख सकते हैं कि जैसे कोई बलून है, ठीक है, बलून है, और इस बलून में अभी एयर फिल्ड है, बलून में एयर फिल्ड है। अभी हमने क्या किया कि अभी ये जो बलून की वॉल है, बलून की ये जो वॉल है, ये अभी के लिए बाउंड्री है। अभी हम जब आप इसमें और एक्स्ट्रा एयर फिल कर देंगे तो बलून का साइज बढ़ जाएगा। अब मान लेते हैं बलून की साइज ये हो गया है, और जब बलून का साइज ये हो गया तो बाउंड्री क्या हो गई, इसकी इंक्रीज हो गई। तो इस तरीके की बाउंड्रीज को क्या बोलते हैं, फ्लेक्सिबल बाउंड्री। तो फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल होती है। दूसरा होता है रियल और इमेजिनरी। तो रियल जो आप देख सकते हो, नाम से ही क्लियर है, तो जिसको आप देख रहे हैं वो क्या है, रियल बाउंड्री है। तो जैसे ये रूम की जो वॉल है ये क्या है, रियल है, ठीक। और इमेजिनरी आपने देखा होगा, इमेजिनरी का कॉन्सेप्ट आप यहाँ से समझ सकते हो कि आपने देखा होगा कि नोज़ल की एनालिसिस जब आपने की होगी तो नोज़ल इस तरीके से बनता है। तो ये है नोज़ल का डायग्राम। तो नोज़ल के डायग्राम में मान लो एयर या फ्लूइड जो भी फ्लो हो रहा है वो एंटर यहाँ से हो रहा है और एग्जिट यहाँ से हो रहा है। तो जितना पार्ट बाउंड्री का आप देख पा रहे हो, तो बाउंड्री का जितना पार्ट आप देख रहे हो ये तो हो गई आपकी रियल, और जो आप नहीं देख पा रहे हो वो क्या है, वो इमेजिनरी है। ये वाला जो पार्ट है ये पार्ट इमेजिनरी पार्ट है। आई होप आप सभी लोग क्लियर हो गए। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ पे ये याद रखनी है कि बाउंड्री की जो थिकनेस होती है, ये जो भी बाउंड्री है इसकी जो थिकनेस होती है वो हम जीरो लेकर चलते हैं। क्या लेकर चलते हैं, जीरो। तो आप यहाँ पर ये पॉइंट नोट कीजिएगा कि बाउंड्री इट हैज़ जीरो थिकनेस। इसकी जो थिकनेस होती है वो क्या होगी, वो जीरो होगी। ये बात याद रखिए। नेक्स्ट अब आता है इसमें कि व्हाट इज प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी को आप किस तरीके से देख पा रहे हैं। इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये समझने के लिए बस इसको हमने ड्रॉ किया था। तो प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो प्रॉपर्टी क्या होती है थर्मोडायनेमिक की भाषा में अगर हम देखें प्रॉपर्टी क्या होती है, तो सिंपल सी आप लोग एक बात याद रखिएगा कि सिस्टम की जितनी भी क्वांटिफिएबल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, क्वांटिफिएबल का मतलब वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जिनको आप क्वांटिटी में बता सकें। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई भी सिस्टम है उस सिस्टम से अगर मैं आपसे पूछूं कि इस मान लो कि ये जो बॉक्स है, ठीक है, ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स की अगर मैं लेंथ पूछूं या इस बॉक्स की अगर मैं विड्थ पूछूं तो आप इसको क्वांटिटी में बता सकते हो। लेकिन अगर मैं क्या इसको पूछूं कि क्या इसका कलर क्या है, तो इसका कलर आप क्वांटिटी में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो कलर भी एक इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है लेकिन वो इसके प्रॉपर्टीज़ में नहीं आएगा। तो जितने भी क्वांटिफिएबल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं सिस्टम की उनको क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी। आई होप समझ गए होंगे आप लोग। तो प्रॉपर्टी क्वांटिफिएबल कैरेक्टरिस्टिक होती है सिस्टम की। अब ये दो टाइप की होती है। पहली होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, द फर्स्ट वन इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड सेकेंड वन इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी।
इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती हैं? इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होती हैं जो कि इंडिपेंडेंट होती हैं मास पे, सिस्टम के मास पे डिपेंड नहीं करती हैं। तो आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती हैं, जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती हैं वो मास पर डिपेंड करती हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द सिस्टम। आप इसको इस तरीके से, अगर कंफ्यूजन इसमें बहुत होता है कि कौन सी डिपेंड करती है मास पे और कौन सी नहीं करती हैं, इंटेंसिव या एक्सटेंसिव, तो आप ये याद रखिएगा कि इंटेंसिव में भी क्या है, आयन है, आयन से इंटेंसिव, और इंडिपेंडेंट से मास पर डिपेंड नहीं करती हैं। तो इंटेंसिव और इंडिपेंडेंट सेम प्रोनाउंसिएशन लगभग है। तो इंटेंसिव और इंडिपेंडेंट, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती हैं जो कि मास पे डिपेंड नहीं करती हैं, और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो कि मास पे डिपेंड करती हैं। तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि क्या क्या होती हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो जैसे आप बताओ, आप देखो कोई भी सिस्टम है, मैंने कहा कि आप उसकी प्रेशर को बताइए हमको कि सिस्टम का प्रेशर क्या है। तो प्रेशर सबसे पहली बात तो ये प्रॉपर्टी है। दूसरी बात, ये इंटेंसिव है क्योंकि ये मास पर डिपेंड नहीं करती है। और टेम्परेचर, थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी भी मास पर डिपेंड नहीं करती है। ये इंपॉर्टेंट्स कुछ हैं प्रॉपर्टीज जिनको आप लोग नोट कर लीजिए, इसको आप याद कर लीजिए, ये डायरेक्टली पूछे जाते हैं। डेंसिटी सबसे ज़्यादा पूछा जाता है क्योंकि काफ़ी कंफ्यूजिंग है। डेंसिटी ये भी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। और जितने भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, माफ कीजिएगा, जितनी भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं उन सभी वो सारी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज इंटेंसिव होती हैं। तो स्पेसिफिक एनर्जी की अगर हम बात करें, जितनी भी एनर्जी होती हैं, स्पेसिफिक एनर्जी, स्पेसिफिक इंथैल्पी, ये सभी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती हैं, मास पर डिपेंड नहीं करती हैं। आज बात कर लेते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में सबसे पहला आ जाएगा मास, वॉल्यूम, एनर्जी, जितनी भी ऑल टाइप ऑफ एनर्जी, जितनी भी एनर्जी है वो सारी की सारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हैं। ऑल टाइप ऑफ एनर्जी, ऑल टाइप ऑफ एनर्जी लाइक काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, जितने भी एंथैल्पी, ये सारी जो भी प्रॉपर्टीज हैं ये सब डिपेंड करती हैं मास पे। हीट कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, हीट कैपेसिटी, एंड आप एंट्रोपी, तो ये सारी प्रॉपर्टीज मास पर डिपेंड करती हैं। तो इसलिए हम लोग इनको बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। आई होप यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जो सिस्टम होता है वो सिस्टम कितने टाइप का होता है। तो सिस्टम 3 टाइप का होता है बेसिकली, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम, ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम, ये हम लोग किस तरीके से डिफाइन करते हैं, किस बेसिस पे डिफाइन कर रहे हैं कि ये सिस्टम ओपन है, ये क्लोज्ड है, ये आइसोलेटेड है। तो हम देखते हैं कि सिस्टम के अंदर
दो चीज़ों का इंटरेक्शन बेसिकली देखा जाता है। तो सबसे पहला होता है मास और दूसरा होता है एनर्जी। तो मास का इंटरेक्शन देख लेते हैं और एनर्जी का इंटरेक्शन देख लेते हैं, जिसके बेसिस पे हम ये क्लासीफाई कर पाते हैं कि सिस्टम ओपन है कि क्लोज है या आइसोलेटेड है। तो मास का अगर इंटरेक्शन हो रहा है, सिस्टम में मास एंटर कर रहा है या मास बाहर जा रहा है, सिस्टम से बाहर हो रहा है मास, तो उस सिस्टम को बोलते हैं ओपन सिस्टम। तो अगर मास का इंटरेक्शन हो रहा है तो वो सिस्टम क्या हो जाएगा? ओपन सिस्टम। तो मास का इंटरेक्शन होता है ओपन सिस्टम में, इसको इसी तरीके से आप लोग याद रखिएगा, कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। एनर्जी का इंटरेक्शन भी ओपन सिस्टम में होता है। तो जिस सिस्टम में एनर्जी का भी इंटरेक्शन हो रहा है, मास का भी इंटरेक्शन हो रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं ओपन सिस्टम। और क्लोज सिस्टम की अगर बात करें तो क्लोज सिस्टम में देखिए, अगर सिस्टम क्लोज है तो मास का इंटरेक्शन नहीं होगा, तो मास का इंटरेक्शन नहीं होगा, लेकिन एनर्जी का इंटरेक्शन होता है। क्लोज में भी एनर्जी का इंटरेक्शन होता है, क्योंकि एनर्जी केवल मास के थ्रू ही नहीं ट्रांसफर होती है, वो वर्क के थ्रू भी ट्रांसफर होती है इसका। तो क्लोज सिस्टम में हम लोग मास का इंटरेक्शन नहीं होता है, एनर्जी का इंटरेक्शन होता है। आइसोलेटेड सिस्टम में न तो मास का इंटरेक्शन होगा सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, न ही एनर्जी का इंटरेक्शन होगा। तो ये दोनों का इंटरेक्शन नहीं होता है, उस सिस्टम को बोलते हैं हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट आता है, पूछ लिया जाता है कभी कभी कि व्हाट इज थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? तो सबसे पहले बात, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम से पहले हम लोग देखते हैं कि सिस्टम में 3 इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट होती हैं। सबसे पहला क्या होता है? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। क्या सिस्टम के अंदर कोई अनवांटेड फोर्स तो नहीं है या एक्स्ट्रा कोई फोर्स नहीं है जिसकी वजह से सिस्टम अनबैलेंस हो रहा है? तो अगर कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं है, कोई एक्स्ट्रा प्रेशर ग्रेडियंट नहीं है, तो उस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं मैकेनिकली वो इक्विलिब्रियम में है। और अगर सिस्टम के अंदर टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं है तो हम उसको बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम में है। और अगर हम बात करें कि सिस्टम के अंदर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं चल रही है तो हम ये मान के चलते हैं कि सिस्टम जो है केमिकल इक्विलिब्रियम में है। तो अगर किसी सिस्टम में कोई सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर ये तीनों इक्विलिब्रियम एक साथ एग्जिस्ट कर रही हैं, ये तीनों इक्विलिब्रियम एक साथ एग्जिस्ट कर रही हैं, तब हम ये बोल सकते हैं कि ये सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। तो सिंपल सी बात आपको याद रखनी है कि सिस्टम इज इन मैकेनिकल, केमिकल एंड थर्मल। सिस्टम इज इन मैकेनिकल, थर्मल एंड केमिकल इक्विलिब्रियम साइमल्टेनियसली। एक साथ अगर ये तीनों इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रही हैं सिस्टम में, तब हम उसको बोल देते हैं कि सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। अगर इन तीनों में से कोई एक भी एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो सिस्टम हमारा थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। अब एक बात यहाँ पर आप लोग मुझको बताइए, आप लोग सोचिए ज़रा कि अगर सिस्टम के अंदर न तो फिजिकल न तो मैकेनिकल एनर्जी का चेंज हो रहा है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है, और सिस्टम में न ही टेम्परेचर का इंटरेक्शन हो रहा है, न ही प्रेशर का, न ही केमिकल रिएक्शन चल रही है, तो क्या सिस्टम के अंदर कोई भी चेंजेस पॉसिबल हैं? सोचिए, सिस्टम में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है, न ही कहीं से हीट इंटरेक्शन हो रहा है जिससे टेम्परेचर डिफरेंस हो, टेम्परेचर थर्मली इक्विलिब्रियम में भी है, मैकेनिकल कोई प्रेशर ग्रेडियंट नहीं है जिससे वो मैकेनिकली अनइक्विलिब्रियम में हो। तो यदि सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब ये है कि सिस्टम के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं, कोई भी चेंज नहीं होगा सिस्टम में। अगर सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में, तो कोई भी प्रोसेस नहीं होगा, उससे आप कुछ नहीं कर सकते हो। जब भी आपको किसी सिस्टम से वर्क लेना है या आउटपुट लेना है तो सिस्टम में अनइक्विलिब्रियम आना जरूरी है। तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब ये है बेसिक सी कि मैकेनिकल, थर्मल और केमिकल इक्विलिब्रियम तीनों एक साथ एग्जिस्ट कर रही हो सिस्टम के अंदर, तो आप बोलोगे कि ये सिस्टम आपका थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। चलिए, आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं आप लोगों को। तो बात करते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस की। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। अब नाम से देखो कि यहाँ पर दो वर्ड है। क्वासी का मतलब होता है ऑलमोस्ट,
और स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। सिस्टम के अंदर कोई भी प्रोसेस हो रहा हो और ऐसा प्रोसेस कि जो कि हम एकदम से रुका हुआ लग रहा हो, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। मतलब कि प्रोसेस हो रहा है और बहुत ही धीरे धीरे, ऐसा इतनी स्लो हो रहा है कि आपको देखने पे लग रहा है कि सिस्टम के अंदर कोई प्रोसेस नहीं हो रहा है। तो इस तरीके के प्रोसेस को बोलते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। तो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस की खासियत ये होती है कि ये जो होता है सिस्टम, जब हमारा क्वासी स्टैटिक प्रोसेस में कोई काम होता है सिस्टम के अंदर, तो हम उस सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ को थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट एक्सिस पे दिखा सकते हैं। इसका मतलब आप लोगों को आगे थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। अभी के लिए बस इतना समझिए कि जो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है वो इनफाइनाइटली स्लोनेस प्रोसेस है, जिसमें जो है प्रोसेस बहुत ही धीमी गति से होता है। और दूसरी चीज़, अगर हम इसमें एक चीज़ ऐड कर दें कि सिस्टम के अंदर कोई फ्रिक्शन नहीं है, मतलब इस तरीके से अगर हम बोलें कि क्वासी स्टैटिक प्रोसेस विदाउट फ्रिक्शन अगर हम क्वासी स्टैटिक प्रोसेस को देखें, तो ये जो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस विदाउट फ्रिक्शन होता है वो एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। तो क्वासी स्टैटिक विदाउट फ्रिक्शन क्या होता है? रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। और रिवर्सिबल प्रोसेस में आप लोगों को पता होना चाहिए कि रिवर्सिबल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सिस्टम की एनर्जी का लॉस नहीं होता है, न तो उसका इफेक्ट सराउंडिंग पर ही कोई देखने को मिलता है, और सिस्टम के अंदर इनिशियल और फाइनल स्टेज सेम होती है। तो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस विदाउट फ्रिक्शन रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। ये फैक्ट आपको याद रखना है, पूछ लिया जाता है कई बार। तो बेसिकली अगर हम बात करें यहाँ पर नोट की, तो नोट में आप सिर्फ इतना कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। दैट इज व्हाट इज हीट एंड वर्क। हीट और वर्क में क्या सिमिलरिटी है? अभी हमने देखा कि प्रॉपर्टी क्या होती है, सिस्टम के अंदर कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, क्वांटिफिएबल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, प्रॉपर्टी है। तो इसी तरीके से हम ये भी देख सकते हैं कि सिस्टम के अंदर से कितनी हीट रिजेक्ट हो रही है या कितना हीट स्टोर हो रहा है, तो आप इसको भी क्वांटिटी के टर्म में बता सकते हो। लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना है कि हीट और वर्क जो भी है वो सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं होती है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि हीट एंड वर्क आर नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं होती है। दूसरी बात, जितनी भी प्रॉपर्टी होती हैं वो सारी प्रॉपर्टी पॉइंट फंक्शन होती हैं। प्रॉपर्टीज आर पॉइंट फंक्शन। पॉइंट फंक्शन का मतलब क्या होता है कि पॉइंट फंक्शन का मतलब ये होता है कि सिस्टम की जो भी प्रॉपर्टी है वो केवल एंड टू एंड पर डिपेंड करेगी। रास्ते में क्या हुआ उससे कुछ नहीं कर। जैसे आप समझने के लिए ये देख सकते हो कि अगर मैं यहाँ पर एक डायग्राम बनाऊँ, पीवी डायग्राम, इस पीवी डायग्राम में मान लो कोई एक सिस्टम है, सिस्टम में प्रॉपर्टी 1 से 2 तक कोई प्रोसेस हुआ है। तो सिस्टम की जो प्रॉपर्टी है 1 पे क्या है? प्रेशर P1 है और V1 है। 2 पर क्या है? प्रेशर P2 है, V2 है। तो जो भी प्रॉपर्टी होती है वो प्रॉपर्टी सिस्टम के एंड पॉइंट पर डिपेंड करती हैं। 1 और 2 इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करती हैं।
सिस्टम किस प्रोसेस से आया है, किस पाथ से आया है, इस पर डिपेंड नहीं करती है। तो इसका मतलब कि कोई भी प्रॉपर्टी जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे ही डिपेंड करे उसको बोलते हैं पॉइंट फंक्शन। तो जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं वो सारी क्या होती हैं, पॉइंट फंक्शन होती हैं। अब अगर हीट और वर्क ये प्रॉपर्टी नहीं है तो ये पॉइंट फंक्शन भी नहीं होंगी। तो हीट एंड वर्क क्या होती हैं, तो यहाँ पर आप लोग देखिए कि जो हीट एंड वर्क होती हैं ये पाथ फंक्शन होती हैं, ये पाथ पर डिपेंड करती हैं। तो हीट एंड वर्क आर पाथ फंक्शन, ये डिपेंड करती हैं पाथ पर कि आप किस पाथ से ले गए हो। ये हम लोग डिस्कशन जब फुल लेक्चर सीरीज होगी उसमें आपको ये प्रूव करके दिखाया जाएगा कि हीट एंड वर्क किस पाथ से आए हैं। डिफरेंट पाथ से आएंगे तो डिफरेंट हीट का लॉस होगा, डिफरेंट पाथ से आएंगे तो वर्क आपको डिफरेंट मिलेगा। तो हीट एंड वर्क जो है ये पाथ फंक्शन होते हैं, पाथ पर डिपेंड करते हैं। नाउ अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो आता है आइडियल गैस इक्वेशन की। तो आइडियल गैस इक्वेशन बेसिकली आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन इस पर एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछ ले गए तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज किस तरीके से होते हैं, सबसे पहले आप लोग ये देखिए कि आइडियल गैस इक्वेशन होती क्या है। आइडियल गैस इक्वेशन आप सभी लोग जानते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन देता है, दैट इज PV इज इक्वल टू mRT, जिसमें P क्या होता है, P होता है एब्सोल्यूट प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर, इसकी यूनिट ध्यान रखिएगा, एब्सोल्यूट प्रेशर इन बार, बार में होता है। और टेम्परेचर की बात करें तो ये टेम्परेचर क्या होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब केल्विन, इसमें होता है केल्विन में। तो टेम्परेचर किस में रहेगा, केल्विन में रहेगा, प्रेशर कित में रहेगा, बार में रहेगा। यहां पर आर की बात कर लो, व्हाट इज आर, आर इज कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। आर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स गैस कांस्टेंट। आप इसको इस तरीके से और ये भी देख सकते हो कि आर जो होगा, आर को आप लिख सकते हो आर बार, दैट इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। इस तरीके से आप लिख सकते हो, ये होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसकी वैल्यू आप लोगों को याद होनी चाहिए, इसकी वैल्यू कितना होती है, 8.314 किलो जूल पर किलो मोल केल्विन। इसकी वैल्यू आप लोग सभी को याद रखनी है। दिस इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सिस्टम ऑफ द गैस, ये है मास और ये वॉल्यूम। ये सिंपल सा इक्वेशन है आइडियल गैस इक्वेशन, PV बराबर mRT, याद सभी को होगा। यहाँ से हम एक रिलेशन और देख सकते हैं इसका, PV बराबर nR/T होता है, क्योंकि हम यहाँ से देख सकते हैं कि जो R बार है, R बार को आप लिख सकते हो मॉलिक्यूलर वेट इनटू कैपिटल R। ठीक है, और नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल N इज इक्वल टू होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर, मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो अगर हम यहाँ पर यम रख दें, यम की वैल्यू रख दें N इंटू कैपिटल M, तो कैपिटल M और R की वैल्यू क्या हो जाएगी, R बार हो जाएगी।
यहाँ से आप निकाल सकते हो मास की वैल्यू क्या हो जाएगी, n इंटू कैपिटल M। अब इस इक्वेशन की वैल्यू, इस इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम 1 से अगर हम बात करें 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 वैल्यू रख दें वहाँ पर, तो पी वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम की जगह रख देते हैं हम एन इंटू कैपिटल एम आर टी। और एम और आर की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से हम आर बार रख सकते हैं। तो यहाँ से पी वी बराबर हो जाएगा एन आर बार। तो ये नंबर ऑफ मोल के टर्म में, ये एन की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल के टर्म में अगर हम देखें तो आइडियल गैस इक्वेशन पी वी बराबर एन आर टी होती है। यहाँ पर भी जो टेम्परेचर होता है ये किस में होता है, केल्विन में रखना है, प्रेशर बार में। तो इतना याद रखना जरूरी है आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप यहाँ पर टेम्परेचर को केल्विन में रखेंगे और प्रेशर को बार में। चलिए, तो दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आगे कंटिन्यू करेंगे। कैसा लगा ये लेक्चर आपको, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर ये आपको हेल्पफुल लगता है तो आप अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नेक्स्ट लेक्चर की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती जाए। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।